मैंने गॉड टियर क्लास एंडलेस सोड इमॉर्टल अवेकन की, लेकिन मेरी फियांसे ने मुझे दुनिया का सबसे बेकार कचरा समझकर मजाक उड़ाया। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, एंगेजमेंट तोड़ने की मांग की और फिर तुरंत कॉर्नर की बाहों में जाकर गिर गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉर्नर ने अल्ट्रा रेयर क्लास डुअल एलिमेंट डिवाइन मेज अवेकन की थी। वो सिर्फ उंगलियां हिलाकर पूरा बैटलफील्ड डोमिनेट कर सकता था, जबकि मैंने दुनिया की सबसे नफरत की जाने वाली क्लास सोर्ड्समैन अवेकन की थी, क्योंकि एक सोर्ड्समैन को पीक तक पहुंचने के लिए एंडलेस रिसोर्सेज पर बेहिसाब गोल्ड खर्च करना पड़ता है और मेरी जैसी गरीब फैमिली ये कभी अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए सबको पूरा यकीन है कि मैं कभी पावर हाउस नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं बस ठंडी हंसी हंसता हूँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैंने एक और टैलेंट भी अवेकन किया है, एंडलेस सोर्ड इंटेंट, जिसने एग्जिस्टेंस की एकमात्र हिडन क्लास एंडलेस सोर्ड इमॉर्टल एक्टिवेट की। हर सोर्ड्समैन स्किल अब सोर्ड इमॉर्टल टियर टेक्निक में बदल जाती है। 10 डायरेक्शन सोर्ड इंटेंट, 10,000 सोर्ड्स कन्वर्जेंस, सोर्ड फ्लाइट, हर एक टेक्निक आसमान चीर सकती है और धरती फाड़ सकती है। और सबसे मजेदार बात ये है कि क्योंकि सोर्ड्समैन दुनिया की सबसे नीचे समझी जाने वाली क्लास है, इसलिए सोर्ड्समैन स्किल बुक्स मार्केट में मिट्टी के दाम बिकती हैं और जो भी गार्बेज स्किल बुक मेरे हाथ लगती है वो सोर्ड इमॉर्टल मैसेकर मूव बन जाती है। वो गोल्डन बॉय कॉर्नर मेरे आधे स्ट्राइक तक भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि वो सुप्रीम बीइंग्स भी जो एपिक और मिथिक गियर पहने घूमते हैं, मेरे सामने सिर्फ चींटियां हैं। और जिन शॉर्ट साइटेड फूल्स ने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उन सबको अपने सामने घुटनों पर झुकाकर माफी मांगने पे मजबूर कर दूंगा। लेकिन अभी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है टाइम की, क्योंकि मेरे पास ओवरवेलमिंग पावर तो है, लेकिन मैंने अभी तक उसे पूरी तरह मास्टर नहीं किया। फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ 2 हफ्ते दूर है, इसलिए मुझे जल्दी अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ समझनी हो और इसका सबसे तेज तरीका है डंजन में रियल कॉम्बैट। अगले दिन में रुकी डंजन डार्क फॉरेस्ट पहुंचता हूँ। यहाँ के मॉन्स्टर्स लेवल 1 से लेवल 10 तक है। मेरी फ्रीकिश सोर्ड इमॉर्टल क्लास के सामने हंसी का विषय है, लेकिन मैंने ये लो लेवल डंजन 2 रीजन से चुना। पहला, मैं अपनी एबिलिटीज टेस्ट करना चाहता था। दूसरा, मैं पूरा डार्क फॉरेस्ट सोलो क्लियर करना चाहता था, क्योंकि अगर कोई डंजन अकेले क्लियर करे तो उसे मिथिक टियर इक्विपमेंट मिलता है। न सिर्फ उसका कोई लेवल रिक्वायरमेंट होता है, बल्कि वो यूजर के साथ ग्रो भी करता है, लेवल अप के साथ और ज्यादा पावरफुल बनता जाता है और रेयर डेविस्टेटिंग स्टैट बोनसेस देता है। दुनिया का हर प्रोफेशनल इसके लिए पागल है, लेकिन रूल्स आने के बाद से आज तक कोई सेम लेवल सोलो डंजन क्लियर नहीं कर पाया। काउंटलेस प्रोफेशनल्स कोशिश करते हुए मर चुके हैं। जैसे ही मैं डंजन में कदम रखता हूँ, रूल्स मेरा आउटफिट बदल देते हैं। मेरे कपड़े फटे हुए आर्मर में बदल जाते हैं और हाथ में एक वर्थलेस वुडन सोर्ड आ जाती है। सिर से पैर तक मैं किसी भिखारी जैसा लग रहा हूँ। ज्यादा दूर नहीं चलता कि मुझे 10% टीम बैटल करते दिखती है। बीच में कॉर्नर खड़ा है और मेरी सो कॉल्ड फियांसे उसकी साइड से चिपकी हुई है। जैसे ही लाया मेरी शैबी अपीयरेंस देखती है, उसका चेहरा डिस्गस्ट से भर जाता है। सीरियसली तुम इतनी क्रीपी हो, मेरा पीछा कर रहे हो? उसकी कंटेम्प्ट भरी आवाज सुनकर मैं लगभग अपने दांत पीस डालता। तुम मेरे पीछा करने लायक भी नहीं हो, मैं ठंडी आवाज में कहता। लाया गुस्से से मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन मैं आसानी से उसकी रिस्ट पकड़ लेता हूँ। दर्द से वो चीख उठती है और तुरंत कॉर्नर से हेल्प मांगती है। कॉर्नर की ब्रोज सिकुड़ जाती है। लायन, तुम हद पार कर रहे हो। कॉर्नर का रिएक्शन देखकर मैं अंदर ही अंदर हंसता हूँ। वो एक औरत के लिए मेरे खिलाफ खड़ा होने को तैयार है। तब तक आसपास के मॉब्स खत्म हो चुके थे और सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। एक वॉरियर सार्कास्टिक हंसी के साथ बोलता है, कॉर्नर, अगर तुम अपने भाई को साथ ला रहे हो तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वरना हम नहीं चलेंगे। मेरे कुछ कहने से पहले बाकी लोग भी मजाक उड़ाने लगते हैं। नो वे, हम डेड वेट कैरी नहीं करते। अगर गियर खरीदने के लिए गोल्ड नहीं है तो घर जाकर आलू उगाओ। ये मजाक नहीं है। उनकी बातें सुनकर मेरी मुट्ठियां कस जाती हैं। दुनिया ऐसे ही काम करती है। सब स्ट्रॉन्ग लोगों के आगे झुकते हैं और वीक लोगों को कुचलते हैं, खासकर तब जब मैं दुनिया की सबसे वर्थलेस क्लास क्रैश सोर्ड्समैन के साथ फंसा हूँ। लेकिन जल्द ही मैं इन सबको अपने पैरों में कांपते हुए देखूंगा। मैं गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता हूँ, सबको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे जाते देखकर कॉर्नर ठंडी आवाज में पूछता है, क्या तुम मरना चाहते हो? लाया मेरी पीठ को घूरते हुए डिस्गस्ट से कहती है, कॉर्नर, तुम इसकी इतनी चिंता क्यों करते हो? आज बेबी सिट कर लोगे, हमेशा नहीं कर पाओगे। ये क्रैश सोर्ड्समैन है, ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाएगा। ये सुनकर मेरे होंठ कंटेम्प्चुअस स्मर्क में बदल जाते हैं। चुप रहो, तुम सब कचरे के ढेर। कॉर्नर का चेहरा काला पड़ जाता है और वो एक्सप्लोड होने ही वाला था कि अगले सेकंड उसकी एक्सप्रेशन प्योर शॉक में बदल जाती है। बाकी लोग भी जम जाते हैं जैसे उन्होंने कोई टेरिफाइंग चीज देख ली। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो देखते हैं कि मैं कैजुअली अपनी ब्रोकन वुडन सोर्ड हवा में उछालता हूँ और धीरे से बोलता हूँ, सोर्ड लाइट। एक इंस्टेंट में वो वुडन सोर्ड हवा के साथ एक्सपैंड होने लगती है और पलक झपकते ही 2.5 मीटर लंबी जायंट ब्लेड में बदल जाती है। चमकती हुई लाइट और टेरिफाइंग सोर्ड ऑरा के साथ वो वायलेंट गेल पैदा करती है। फिर उनकी हॉरिफाइड नजरों के सामने मैं हवा में छलांग लगाकर जायंट ब्लेड के ऊपर उतरता हूँ और लाइट की स्ट्रीक बनकर आसमान चीरते हुए गायब हो जाता हूँ। सब लोग वहीं जमे रह जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि अभी हुआ क्या। 2.5 मिनट की डेड साइलेंस के बाद सब होश में आते हैं। व्हाट द हेल, वो सोर्ड्समैन था? सोर्ड्समैन उठ सकते हैं? और वो जायंट सोर्ड कहां से आई? कहीं उसके पास मिथिक इक्विपमेंट तो नहीं? हर किसी का जबड़ा जमीन पर गिर चुका था, यहाँ तक कि कॉर्नर भी पूरी तरह स्पीचलेस था और साइड में खड़ी लाया अभी तक शॉक से बाहर नहीं आई थी। उसकी आंखें डिसबिलीफ से फैली हुई थी। वो एक ट्रैश सोर्ड्समैन था? आर यू किडिंग मी? वो ट्रैश सोर्ड्समैन था? ओह माय गॉड डैड, आपने आखिर किस मॉन्स्टर से मेरी एंगेजमेंट तोड़वाई? लाया को अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि मैं असल में कितना पावरफुल हूँ, लेकिन सिर्फ इस बात से कि मैं सोर्ड फ्लाई कर सकता हूँ, फेडरेशन का हर प्रोफेशनल शॉक में चला जाएगा, क्योंकि इतिहास में आज तक कोई भी सोर्ड्समैन कभी उड़ नहीं पाया। इस वक्त मैं अपनी सोर्ड पर सवार होकर डार्क फॉरेस्ट के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच चुका हूँ। उस जायंट ब्लेड के ऊपर खड़े होकर मेरा पूरा शरीर ऐसे चमक रहा है जैसे कोई गोल्डन सन सारी क्रिएशन को ऊपर से देख रहा हूँ। मेरे चारों तरफ शार्प सोर्ड ऑरा घूम रही है और मैं एक के बाद एक स्किल्स ऐसे छोड़ रहा हूँ जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो। 10 डायरेक्शन सोर्ड इंटेंट, 10,000 सोर्ड्स कन्वर्जेंस, आसमान हिला देने वाली गर्जनाएं गूंज उठती हैं। अनगिनत सोर्ड एनर्जीज हवा में एक दूसरे को काटती हुई गुजरती हैं, जिससे पूरी धरती कांपने लगती है। यहाँ तक कि 10 किलोमीटर दूर मौजूद कॉर्नर की टीम भी उस एंडलेस प्रेशर और सोर्ड ऑरा के नीचे दब जाती है। सांस लेने के लिए जूझते हुए वो देखते हैं कि पूरा डार्क फॉरेस्ट
लेयर पर लेयर सोड ऑरा से ढक चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में एंडलेस ब्लेड्स का कर्टन बुना गया हो जो टेरिफाइंग प्रेशर की लहरें छोड़ रहा हो। अगले ही पल वो बाउंडलेस सोड इंटेंट धीरे धीरे एक डार्जलिंग स्फीयर ऑफ लाइट में कन्वर्ज होने लगती है। एक थंडरस रॉर के साथ डार्क फॉरेस्ट पर छाया अंधकार उस ओवरवेलमिंग इंपैक्ट से चकनाचूर हो जाता है और अगले ही इंस्टेंट पूरा डार्क फॉरेस्ट डेड साइलेंस में डूब जाता है। काफी देर बाद कॉनर हक्का बक्का होकर बड़बड़ाता है, अभी हुआ क्या था? पूरी टीम तुरंत सेंटर की तरफ भागती है। रास्ते में जो वो देखते हैं उस पर उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। पूरा डार्क फॉरेस्ट कॉर्प्सेस से भरा पड़ा था। हर तरफ मॉब्स की लाशें बिखरी थी, बीच बीच में एलीट मॉन्स्टर्स के शव भी पड़े थे। आउटर रिम से लेकर सेंटर तक एक भी लिविंग क्रीचर बाकी नहीं था। ये सीन देखकर कॉनर पूरी तरह स्टन रह जाता है। उसने लिन को स्वॉर्ड पर उड़ते देखा था, लेकिन इतनी वायलेंट बैटल के बीच उसे लगा था कि लिन जरूर मरने वाला होगा। तभी अचानक हर किसी के दिमाग में डंजन क्लियर नोटिफिकेशन गूंज उठती है। सोलो डंजन क्लियर, मिथिक क्लियर इक्विपमेंट रिवॉर्ड। चाहे डंजन एक्सप्लोरर्स हो या फेडरेशन के बाहर रहने वाले नागरिक, हर कोई जो कर रहा था वहीं रुक जाता है। अगले ही पल पूरी फेडरेशन सेलिब्रेशन में फट पड़ती है। रूल्स आने के 20 सालों में पहली बार किसी ने सेम लेवल सोलो डंजन क्लियर किया था। आज किसी ने इतिहास तोड़ दिया था। फेडरेशन, लीजेंड्स और ग्रेट हाउसेस तुरंत इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाने लगते हैं। हर कोई उस लेजेंडरी फिगर को रिक्रूट करना चाहता है। इसी बीच डंजन के अंदर कॉनर की टीम फाइनली वहां पहुंचती है और शॉक में मुझे बॉस की कॉप्स के पास खड़ा देखती है। जमीन पर वर्थलेस लो टियर गियर बिखरा पड़ा था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डंजन मैंने क्लियर किया है और लेजेंडरी लेवल लेस मिथिक इक्विपमेंट हासिल कर चुका हूं, क्योंकि वो मिथिक गियर पूरी तरह कंसील्ड था और देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी लगता था। कॉनर 2 बड़े कदमों में मेरे पास पहुंचता है और पूछता है कि मैं स्वॉर्ड फ्लाई कैसे कर पाया। मेरे होंठ हिलते हैं, लेकिन मैं अपनी बात निकल जाता हूं। पहले मैंने सोचा था कि अपने डिसमिसिव भाई का मजाक उड़ाऊं, लेकिन फिर लगा अपने सीक्रेट्स रिवील करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं बस कहता हूं मुझे बस एक स्वॉर्ड फ्लाई टैलेंट अवेकन हुआ है। ये सुनकर सबकी ब्राउज सिकुड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा टैलेंट कभी नहीं सुना था। लेकिन दुनिया में अजीब टैलेंट्स की कमी नहीं, इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं करते। फिर कॉनर जमीन पर पड़े बॉस कॉप्स की तरफ इशारा करके पूछता है, लिन ये तुमने किया? मैं सिर हिला देता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? खुद को देखो, मैं तुम जैसे डुअल एलिमेंट डिवाइन मेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ? ये सुनते ही सबके चेहरे कंटेम्प्ट से भर जाते हैं। कॉनर भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आखिर सिर्फ उड़ पाने का मतलब स्ट्रॉन्ग होना नहीं होता। उसकी नजर में उसके अपने डुअल एलिमेंट डिवाइन मेज क्लास के सामने लिन अभी भी ट्रैशी था। फिर वो अपनी टीम लेकर वहाँ से चला जाता है। 2.5 दिन बाद डार्क फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर मैं अपनी इन्वेंट्री की सारी मटेरियल्स और स्किल बुक्स सस्ते दाम में बेच देता हूँ। सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ एक सोर्ड्समैन एक्सक्लूसिव स्किल बुक अपने पास रखता हूँ, फ्रॉस्ट सोर्ड आर्ट। 5 दिन बाद मैं लेवल 50 डंजन फ्लेम रिज पहुंचता हूँ। ये फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल्स के लिए सबसे लीथल जगहों में से एक है। यहाँ एलीट मॉन्स्टर्स, लेवल 50 फायर ड्रैगन्स और काउंटलेस लेवल 50 एनिमीज भरे पड़े हैं। यहाँ आने की हिम्मत सिर्फ 2nd ईयर और 3rd ईयर प्रोफेशनल्स ही करते हैं और उनके लिए भी इसे क्लियर करना बेहद कॉस्टली पड़ता है। इस वक्त आउटर रिम पर एक 6% टीम खड़ी थी। उनकी कॉम्पोजिशन बेहद लग्जूरियस थी। 3 2nd ईयर प्रोफेशनल्स आगे लीड कर रहे थे और पूरी टीम एक्सपेंसिव गियर से लदी हुई थी। तभी अचानक मैं लाइट की स्ट्रीक बनकर उनके पास अपीयर होता हूँ। टीम की एक लड़की शॉक में सांस खींचती है, क्योंकि मेरा गियर पूरी तरह ऑर्डिनरी दिख रहा था और सबसे बड़ी बात, मेरा लेवल सिर्फ 15 था। आखिर कोई लेवल 15 प्रोफेशनल लेवल 50 फ्लेम रिज में कैसे आ सकता है? वो लड़की कोई आम इंसान नहीं थी, वो थी सोफी, ऑरेलियस फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर, फेडरेशन की सबसे पावरफुल हाउस की वारिस, बिल्कुल कॉनर की तरह एक डुअल एट्रीब्यूट डिवाइन मेज। उसके पहने हुए कलरफुल सेट की कीमत ही 8 मिलियन गोल्ड कॉइंस थी, लेकिन ऑरेलियस फैमिली के लिए 8 मिलियन तो पॉकेट चेंज जैसा था। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही एक वॉरियर अपनी मैसिव लाइट ग्रेट स्वॉर्ड पकड़े एरोगेंट अंदाज में मेरी चेस्ट पर उंगली टिकाता है। उसका पॉलिश्ड आर्मर उसके घमंडी चेहरे से परफेक्टली मैच कर रहा था। किड, जीने से थक गए हो क्या? तुम्हें यहाँ कौन लाया? बाकी लोग भी एक एक करके मौकरी करने लगते, लेकिन मैं पूरी तरह काम और एक्सप्रेशनलेस खड़ा रहता हूँ। सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि फ्लेम रिज को सबसे तेजी से कैसे क्लियर कर। पहले मुझे लगा था कि शायद सोफी पोलाइट है और मैं जवाब देने वाला था, लेकिन फिर ये ब्लाइंड डॉग्स भौंकने लगे तो मुझे उनसे डील करने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे चुप देखकर वॉरियर फिर गुर्राता है, क्या तुम बहरे हो या गूंगे? लगता है इडियट हो। चलो मैं तुम्हें अभी भेज देता हूँ। वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड हिलाता है। इन रिच लोगों की नजर में गरीब लोगों की कोई कीमत नहीं होती। किसी गरीब को मारना उनके लिए बस एक छोटी फाइन भरने जैसा है। अगर उससे किसी खूबसूरत लड़की की स्माइल मिल जाए तो पैसा मायने क्या रखता है। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं ऑलरेडी डेड हूँ, लेकिन अगले ही सेकंड उनकी आंखें फट जाती हैं। एक मेज की आंखें तो लगभग बाहर निकल आती हैं। बाकी सब शॉक में जम जाते हैं जब मैं हवा में उड़ता हूँ और मेरी स्वॉर्ड सीधे आसमान की तरफ शूट करती है। फ्लेम रिज की पीक की तरफ उड़ते बादलों के नीचे जा खड़ी होती है। एंडलेस स्वॉर्ड इंटेंट ट्रिगर होने के बाद मेरी न्यूली लर्न फ्रॉस्ट स्वॉर्ड आर्ट अब बदल चुकी थी स्वॉर्ड इंटेंट फ्रॉस्ट टाइड में। ये स्किल तो जैसे फ्लेम रिज के लिए कस्टम में थी। इसका एक स्विंग पूरे 10 किलोमीटर एरिया को सॉलिड फ्रीज कर सकता था। जैसे जैसे मैं लगातार स्किल पर स्किल अनलीश करता गया, पूरे फ्लेम रिज का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। हर डायरेक्शन में 10 किलोमीटर तक की जमीन फ्रोजन वेस्टलैंड में बदल गई। कुछ देर पहले ब्लेजिंग फ्लेम्स में जल रही वो 6% टीम अब ठंड से जमे हुए कुत्तों की तरह कांप रही थी। हर कोई उस क्रशिंग स्वॉर्ड ऑरा को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, जबकि फ्रॉस्ट टाइड की फ्रीजिंग पावर उन्हें अंदर तक जमा रही। तभी अचानक हर किसी के दिमाग में एक नोटिफिकेशन गूंज उठी, सोलो डंजन क्लियर, मिथिक टियर इक्विपमेंट रिवॉर्डेड। एक ही पल में पूरी फेडरेशन शॉक में चली गई। डंजन के अंदर मौजूद 6% टीम अपनी गर्दनें ऊपर उठाकर उस फिगर को घूरने लगी जो बादलों के नीचे गर्व से खड़ा था। सबके जबड़े खुले के खुले रह गए। उनके दिमाग में एक टेरिफाइंग थॉट घूमने लगी, क्या वो सच में वही लेवल 15 स्वॉर्ड्समैन था? फ्लेम रिज का सोलो क्लियर करना किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। यहाँ तक कि ऑरेलियस फैमिली के सारे एलीट्स मिलकर भी इसे अटेम्प्ट करने की हिम्मत नहीं करते। सोफी कुछ नहीं बोलती, वो वहीं फ्रोजन खड़ी रहती है। उसकी आंखें आसमान में उड़ते उस गोल्डन फिगर पर टिकी हुई थी। उसकी नजर ऑब्सेशन से भरी हुई थी। इस खबर ने पूरी फेडरेशन को फिर से हिला दिया। फेडरेशन, लीजेंड्स और ग्रेट हाउसेस अभी तक उस इंसान का एक भी क्लू नहीं ढूंढ पाए थे जिसने 3 दिन पहले डार्क फॉरेस्ट सोलो क्लियर किया था, और अब सिर्फ 5 दिन बाद किसी ने फ्लेम रिज जैसे डेथ जोन को भी सोलो क्लियर कर दिया। ये हर किसी की समझ से बाहर था। फेडरेशन, लीजेंड्स और ग्रेट हाउसेस फिर इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाने लगे। हर कोई उस गॉड लाइक पावर हाउस को ढूंढना चाहता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दोनों डंजन क्लियर्स एक ही इंसान ने किए हैं, और ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इंसान सिर्फ एक फर्स्ट ईयर स्वॉर्ड्समैन है जो देखने में बैरली लेवल 15 लगता है। उसी शाम फैमिली डिनर टेबल पर फादर बार बार कॉनर की प्लेट में खाना डाल रहे थे और उसे एनकरेज कर रहे थे कि कल के मिलिट्री एकेडमी एग्जाम में पूरी तरह शाइन करे। कॉनर भी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। आखिर रूल्स के आने के बाद वो सिर्फ 5 ड्यूअल एट्रीब्यूट डिवाइन मेजेस में से एक था। वहीं दूसरी तरफ मुझे पूरी तरह इग्नोर किया जा
जा रहा था। मदर से रहा नहीं गया तो उन्होंने मेरी प्लेट में एक पीस ऑफ मीट रख दिया, लेकिन फादर तुरंत उन्हें शार्प ग्लेयर से भोरते हैं। अब ये इतना बड़ा हो गया है फिर भी कंसिडरेट बनना नहीं सीखा। कल तुम्हारे भाई का इंपॉर्टेंट एग्जाम है, थोड़ा अवेयरनेस रखो, ट्रबल क्रिएट करना बंद करो। फादर की ब्लेटेंट फेवरेटिज्म सुनकर मेरा शरीर हल्का कांपने लगता है और दिल बिटरनेस से भर जाता है। मैं बिटर लाफ छोड़ते हुए अनाउंस करता हूँ कि मैं भी एग्जाम देने जा रहा हूँ। फादर तुरंत स्कॉफ करते, क्या तुम मुझे एम्बैरेस करना चाहते हो? ये सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाता और पलटकर बोल देता हूँ, मैंने कहा ना मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फादर गुस्से से दहाड़ते हैं और एक्सप्लोड होने ही वाले थे कि मदर तुरंत बीच में आकर उन्हें रोक लेती है और बड़ी मुश्किल से वापस बिठाती है। अपने कमरे के अंदर से जब मैं फादर और कॉनर की बातें सुनता हूँ तो मेरा दिल और भारी हो जाता है। उन्होंने पहले ही लाया के फैमिली के साथ बात पक्की कर ली थी। जैसे ही कॉनर सेक्रेड मिलिट्री एकेडमी एंटर करेगा दोनों ऑफिशियली एंगेज हो जाएंगे। ये सोचकर मैं पूरी रात फिर नहीं सो पाया। ये सिचुएशन सच में मेस्ड अप थी। वो लड़की कभी मेरी फियांसे थी और अब मेरे भाई की बनने जा रही थी। अगले दिन ब्लू स्टार भर से स्टूडेंट्स फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी के गेट्स पर इकट्ठा होते हैं। नेचुरली मैं और कॉनर भी वहाँ मौजूद थे। तभी एक स्वीट वॉइस सुनाई देती है, कॉनर इधर। सोफी ग्रेसफुल स्टेप्स के साथ हमारी तरफ आती है। उसके साथ ऑरेलियस फैमिली के पर्सनल गार्ड्स भी थे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है वो साफ तौर पर फ्रीज हो जाती है। तुम? कॉनर सरप्राइज होकर मेरी तरफ देखता है। लेडी सोफी, आप मेरे भाई को जानती है? तभी सोफी रियलाइज करती है कि मैं कॉनर का बड़ा भाई हूँ। उसी वक्त एक और स्वीट वॉइस सुनाई देती है और लाया भाग कर आती है और कॉनर की बाह पकड़ लेती है। ये देखकर मैं तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। उस गोल्ड डिगर को देखने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ता हूँ मेरी नजर सोफी से टकराती है। वो मुझे क्यूरियोसिटी से स्टडी कर रही थी। ये सिर्फ लेवल 18 स्वॉर्ड्समैन है, लेकिन फ्लेम रिज वाले दिन ये लेवल 15 था और उसी एग्जैक्ट टाइम पर किसी ने फ्लेम रिज सोलो क्लियर किया था। एक पल के लिए सोफी को शक होता है कि शायद ये सब मैंने किया हो, लेकिन अगली ही सेकंड वो उस थॉट को रिडिकुलस समझकर डिसमिस कर देती है। आखिर मेरा लेवल सबके सामने साफ दिख रहा था। फ्लेम रिज क्लियर करना तो किसी डिल्यूजन जैसा था। तभी लाया कंटेम्प्ट से मुझे घूरते हुए स्नीयर करती है, तुम भी यहाँ आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो? मैं उसे कोल्ड ग्लांस देता हूँ और बिना मर्सी से जवाब देता हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? ये देखकर कॉनर पैनिक हो जाता है। उसे डर था कि हम दोनों फिर लड़ पड़ेंगे और वो बीच में ऑकवर्डली फंस जाएगा, इसलिए वो जल्दी से बीच में आता है। बस करो तुम दोनों, मैं रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ। वो लाया का हाथ पकड़कर रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ चला जाता है। मैं कोल्ड स्कॉफ करता हूँ और चुपचाप पीछे चल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैठा इंस्ट्रक्टर मेरे मीडियोकर स्टैट्स और लेवल 18 स्टेटस को देखकर डिसमिसिव अंदाज में हाथ हिलाता है। किड, ये कोई नॉर्मल हाई स्कूल नहीं है, ये फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी है। रजिस्ट्रेशन फीस 3000 गोल्ड कॉइंस है। बिना कुछ बोले मैं 3000 गोल्ड निकालकर टेबल पर पटक देता हूँ। इंस्ट्रक्टर सरप्राइज होकर मुझे देखता है, लेकिन आखिर में कुछ नहीं कहता। वो गोल्ड लेकर मेरा पेपर वर्क भर देता है। कॉनर को तो पता भी नहीं चलता कि उसका बड़ा भाई सच में रजिस्टर कर चुका है, लेकिन सोफी मेरी हर मूवमेंट को ध्यान से देख रही थी और उसके मन में मेरे लिए क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही थी। उसकी नजर में 3000 गोल्ड ऑर्डिनरी लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम थी। यहाँ तक कि कॉनर को भी रजिस्टर करने के लिए फैमिली स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ी थी, लेकिन मैंने बिना पलक झपकाए 3000 गोल्ड निकाल दिए। सिर्फ यही बात प्रूव करती थी कि मैं उतना सिंपल नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद एक्चुअल एग्जाम शुरू होता है। सेंट्रल प्लाजा में एक स्मॉल लेवल 30 डंजन बनाया गया था। रियल डंजन के अनलाइक इसमें कोई रियल डेंजर नहीं था, लेकिन पास होने के लिए कैंडिडेट्स को इसे क्लियर करना जरूरी था। उन्हें इल्यूजन के अंदर मौजूद हर मॉन्स्टर को मारकर अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ प्रूव करनी थी। प्रॉक्टर के आदेश पर कैंडिडेट्स एक एक करके डंजन में एंटर करने लगे, लेकिन 5 घंटे गुजर गए और 300 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 12 लोग मुश्किल से पास कर पाए। इस साल के कैंडिडेट्स नोटिसेबली वीक थे और एग्जामिनर्स बार बार सिर हिलाकर डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहे थे। जल्द ही कॉनर की बारी आती है। अपनी ड्यूअल एट्रीब्यूट्स के साथ कॉनर डंजन में ऐसे आगे बढ़ता है जैसे उसके रास्ते में कोई खड़ा न हो। सिर्फ कुछ ही मिनटों में वो बॉस चेंबर तक पहुंच जाता है। पूरी क्राउड शॉक में गैस कर उठती है। अपने से 5 लेवल ऊपर के बॉस का सामना करते हुए कॉनर एस्टॉनिशिंग पावर अनलीश करता है और 5 मिनट से कम समय में उसे क्लियर कर देता है। पूरे फील्ड में चीयर्स गूंज उठते हैं। एक ड्यूअल एट्रीब्यूट डिवाइन मेज सच में टेरिफाइंग होता है। कॉनर को स्पॉन्सर करने वाली ऑरेलियस फैमिली खुशी से झूम उठती है। उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्यूचर में ऑरेलियस फैमिली की अचीवमेंट्स में एक और ब्रेक जोड़ने वाली थी, जिससे फेडरेशन में उनकी सुप्रीम पोजीशन और भी मजबूत हो जाती। आखिरकार मेरी बारी आ गई, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय इंस्ट्रक्टर ने मुझे वीकलिंग समझ लिया था और जानबूझकर सबसे आखिर में शेड्यूल किया था। जैसे ही कॉनर मुझे डंजन एंट्रेंस की तरफ बढ़ते देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि मैंने सच में रजिस्ट्रेशन कराया है। सोफी भी मुझे ध्यान से देख रही थी। उसकी प्रिटी फेस पर हल्की एंटिसिपेशन थी, साथ ही एक ऐसी कॉम्प्लेक्स फीलिंग जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसके मन में सीक्रेटली यही सवाल घूम रहा था कि कहीं मैं वही मिस्टीरियस फिगर तो नहीं। दूसरी तरफ लाया सार्कास्टिक स्नीयर के साथ बोलती है, कॉनर, कहीं तुम्हारे पेरेंट्स ने वेडिंग गिफ्ट वाला पैसा तुम्हारे भाई की रजिस्ट्रेशन फी भरने में तो इस्तेमाल नहीं कर दिया? कॉनर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी इंस्ट्रक्टर आगे बढ़कर जोर से अनाउंस करता है, इस एग्जाम का फाइनल कैंडिडेट है लायन, क्लास स्वॉर्ड्समैन, लेवल 18। जैसे ही ये वर्ड्स गूंजते हैं पूरी क्राउड हंसी से फट पड़ती है। ये आदमी पागल है क्या? एक लेवल 18 स्वॉर्ड्समैन बिना गियर के यहाँ खुद की बेइज्जती कराने आया है। अगर लेवल 18 एग्जाम दे सकता है तो क्या मैं लेवल 20 पर इसे सोलो क्लियर कर दूं? यहाँ तक कि लाइव ब्रॉडकास्ट ऑडियंस भी मौकरी में डूब जाती है। हर किसी को यकीन था कि मैं सिर्फ एक जोक हूँ। आखिर एक ऑर्डिनरी टैलेंट वाला लेवल 18 स्वॉर्ड्समैन लेवल 30 वर्चुअल डंजन कैसे चैलेंज कर सकता था? लेकिन इन सारी डाउट्स, मॉकरी और कोल्ड स्टेयर्स के बीच मैं कामली डंजन के अंदर कदम रखता हूँ। हर कोई मेरी हर मूवमेंट को ध्यान से देख रहा था। डंजन में एंटर करते ही मैं आसपास नजर दौड़ाता हूँ। ये डार्क फॉरेस्ट की मॉकअप इल्यूजन थी। मिस्ट से ढका हुआ जंगल। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आती है और मैं बिना हेजिटेशन के फॉरेस्ट के अंदर बढ़ जाता हूँ। अगले ही इंस्टेंट पूरे फॉरेस्ट में स्क्रीम्स गूंज उठती हैं। अनगिनत बर्ड्स आसमान की तरफ उड़ पड़ते हैं। क्राउड कंफ्यूजन में गैस्प करती है क्योंकि मेरी फिगर अचानक वैनिश हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंटरफेरेंस इमेज को ब्लर कर रही हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि सिर्फ मेरी फिगर ब्लर थी, बाकी सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था। तभी अचानक फॉरेस्ट के डीप एरिया से एक बीम ऑफ लाइट इरप्ट होती है। ब्लाइंडिंग रेडियंस पूरी इल्यूजन को फ्लड कर देती है, जिससे देखने वाले सब लोग अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगले ही पल एक हंडरस रोर गूंजती है और शॉक वेव पूरे फील्ड में फैल जाती है। उस रोर के बाद प्लाजा में बना इल्यूजन डंजन पूरी तरह वैनिश हो जाता है। वहाँ सिर्फ मैं खड़ा था, हैंड्स पीछे बांधे हुए शिमरिंग लाइट में नहाया
हुआ पूरा फील्ड अपरोर में फट पड़ता है। ऑडियंस चिल्लाने लगती है, ओ माय गॉड, इसने पूरा डंजन डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या इसे क्लियर मानेंगे? और इसने जो मूव इस्तेमाल किया वो इंसेन था। आखिर ऐसी हेवन शैटरिंग अर्थ स्प्लिटिंग पावर किस क्लास में हो सकती है? कॉनर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मुझे घूर रहा था। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि ये क्रैश स्वॉर्डमैन इतनी आसानी से डंजन कैसे क्लियर कर सकता है। एक पल के लिए उसे शक होता है कि शायद मैंने उसकी क्लास गलत पढ़ी हो, लेकिन अगले ही सेकंड वो उस थॉट को रिजेक्ट कर देता है। उसके हिसाब से मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड्समैन था। फिर भी उसके अंदर इमेंस फ्रस्ट्रेशन भर जाती है। आखिर वो एक रेयर ड्यूअल एलिमेंट डिवाइन मेज था, लेकिन उसकी क्लियर स्पीड भी एक क्रैश स्वॉर्ड्समैन से तेज नहीं निकली। दूसरी तरफ लाया पूरी तरह स्टंट थी। क्या डैड की आंखें खराब हो गई हैं या मेरी? क्या सच में लायन स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है? सोफी स्माइलिंग आईज से मुझे देख रही, उसका चेहरा एडमिरेशन से भरा हुआ था, लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी सेकंड टियर लेवल 20 पहुंच चुका हूं। फ्लेम रिज क्लियर करने से मुझे मैसिव एक्सपीरियंस और गियर बूस्ट मिला था, लेकिन मेरा रियल लेवल सिर्फ मुझे पता था। बाकी सब अब भी यही सोच रहे थे कि मैं फर्स्ट टियर लेवल 18 हूं। ऊपर से मैंने वो ऑरेंज टियर मिथिक इक्विपमेंट पहन रखा था जो डंजन क्लियर से ड्रॉप हुआ था और जिसने मेरी पावर को ड्रामेटिकली बूस्ट कर दिया था। फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी के एग्जामिनर्स भी इस सीन को देखकर स्टंट डिसबिलीफ में थे। उनके लिए ये समझना मुश्किल था कि ये क्रैश स्वॉर्ड्समैन क्लास में इतनी हॉरिफाइंग पावर कैसे हो सकती है। तभी प्रॉक्टर जोर से अनाउंस करता है, इस एग्जामिनेशन का प्रिलिमिनरी राउंड यहीं कंक्लूड होता है। फाइनलाइज्ड लिस्ट तैयार हो चुकी है। अगला राउंड 3 महीने बाद होगा। फोर्थ टियर से नीचे का कोई भी कैंडिडेट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट माना जाएगा। कॉनर फोर्स्ड स्माइल के साथ मेरे पास आता है, कांग्रेचुलेशंस लैन, लेकिन ये सिर्फ प्रिलिमिनरी राउंड था। उम्मीद है 3 महीने में तुम फोर्थ टियर तक पहुंच जाओगे ताकि आखिरकार पता चल सके हम दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है। कॉनर का लॉजिक सिंपल था, उसके पास पावरफुल फैमिली बैकिंग थी, पर्सनल इंस्ट्रक्टर्स थे, इसलिए फोर्थ टियर तक पहुंचना उसके लिए आसान था। दूसरी तरफ मेरी कॉम्बैट स्ट्रेंथ चाहे कितनी भी ओवरवेलमिंग हो, मेरी क्लास ऐसी थी जिसे कोई मेजर पावर रिसोर्सेज देकर सपोर्ट नहीं करना चाहता, और यही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बस आसपास नजर घुमाता हूँ और रिपोर्टर्स को हर डायरेक्शन से मेरी तरफ आते देखता हूँ। मैं तुरंत फ्राउन करता हूँ और स्वॉर्ड फ्लाइट इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि अभी फेमस होना मेरे लिए डेंजरस था। क्राउड फिर गैस्प्स में फट पड़ती है, आखिर ये है कौन? ये उड़ भी सकता है, कहीं ये वही पावर हाउस तो नहीं जिसने फ्लेम रिज सोलो क्लियर किया? अगर ऐसा है तो ये सच में स्वॉर्ड गॉड कहलाने लायक है। सोफी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ मुझे जाते हुए देखती है। ये आदमी सच में मिस्टीरियस है। इतनी टेरिफाइंग पावर वाला इंसान आखिर पहले कभी सुना क्यों नहीं गया? उसके मन में सिर्फ एक ही थॉट था, काश वो मुझे रिक्रूट कर पाती। वही दूसरी तरफ कॉर्नर फ्रस्ट्रेशन से जल रहा था। उसकी फिस्ट्स इतनी जोर से क्लेंच थी कि वेन्स तक उभर आई थी। मेरी क्लास इतनी पावरफुल होने के बावजूद मैं अभी भी लायन से स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बस 3 महीने वेट करो, तब मैं तुम्हें हमारे बीच का असली गैप दिखाऊंगा। मीनवाइल एग्जाम ग्राउंड्स छोड़ने के बाद मैं प्रिलिमिनरी राउंड पास होने से खुश नहीं था, क्योंकि अगले राउंड के लिए मुझे 3 महीने में फोर्थ टियर तक पहुंचना ही होगा, और उसके लिए मुझे तेजी से लेवल अप करना पड़ेगा। मैं चलते चलते अपनी गियर ड्रॉप्स काउंट करने लगा हूँ। पर्पल टियर 1425 पीसेस, ब्लू टियर 658 पीसेस, साइन टियर 85 पीसेस, ग्रीन टियर 9 पीसेस, ऑरेंज टियर 2 पीसेस। नॉर्मली कॉमनर्स मेनली पर्पल और ब्लू गियर पहनते हैं। सेकंड टियर पर्पल गियर मार्केट में कुछ 100 से लेकर 1000 गोल्ड तक बिकता है, जबकि ब्लू गियर की कीमत हजारों में होती है। साइन गियर उससे भी कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होता है, जिसकी कीमत अक्सर टेंस ऑफ थाउजेंड्स में होती है, और उसकी क्वांटिटी भी बेहद रेयर होती है। सब कुछ जोड़ने पर मेरी टोटल एसेट्स 1 मिलियन गोल्ड से ऊपर पहुंच चुकी थी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उन 2 मिथिक टियर पीसेस में था। बो ऑफ डार्कनेस, ऑरेंज टियर मिथिक इक्विपमेंट, अटैक पावर 1000, अटैक स्पीड 60%, क्रिटिकल स्ट्राइक 20%, आर्मर पेनिट्रेशन 20, पैसिव एबिलिटी डार्क बाइंड, डार्कनेस की डेप्थ से एनिमीज को 3 सेकंड्स तक रिस्ट्रेन कर सकता है। ड्रॉप रेट एक्सट्रीमली लो, डार्क फॉरेस्ट क्लियर करने पर ड्रॉप होने का चांस। इन एब्सोल्युटली इंसेन स्टैट्स को पढ़ने के बाद मेरी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। मार्केट में ऐसी आइटम लिटरली प्राइसलेस मानी जाती है। ये आसानी से 10 मिलियन गोल्ड से भी ज्यादा में बिक सकता था। आर्चर्स तो इसे पाने के लिए अपना घर का हर बर्तन तक बेच देते और खून पसीना एक कर देते। और इसके ऊपर मेरे पास फ्लेम किंग सॉर्ड मिली, ऑरेंज टियर मिथिकल इक्विपमेंट, अटैक पावर 1000, अटैक स्पीड 50%, क्रिटिकल स्ट्राइक 20%, आर्मर पेनिट्रेशन 20, पैसिव एबिलिटी बर्न 10 सेकंड्स तक 300 ट्रू डैमेज डील करती है और डैमेज लेवल के साथ स्केल होता है। ब्लेजिंग किंग सॉर्ड रेजिंग फ्लेम से सांस लेती हुई लगती थी। ड्रॉप रेट एक्सट्रीमली लो, फ्लेम रिच क्लैक करने पर ड्रॉप होने का चांस। मैं फिर से पूरी तरह स्टन रह जाता हूँ। ये पूरी दुनिया की एकमात्र फ्लेम किंग सॉर्ड थी और दोनों डंजन प्लेयर्स ने मुझे मिथिक वेपन्स दिए थे, बो ऑफ डार्कनेस और फ्लेम किंग सॉर्ड। मेरी लक सच में इंसेन थी। ऐसा लग रहा था जैसे आरएनजी गॉड्स खुद मुझ पर मुस्कुरा रहे हो। फ्लेम किंग सॉर्ड की लक तो बिल्कुल अनरियल थी, जैसे हेवंस ने पर्सनली ब्लेस किया हो। लेकिन बो ऑफ डार्कनेस मेरी क्लास को सूट नहीं करता था, इसलिए मैं उसे बेचने के बारे में सोच रहा था। अगर डील हो गई तो मैं इंस्टेंटली मल्टी मिलियनर बन जाऊंगा। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी वेल्थ किसी को कंफर्टेबली मिडिल क्लास बना देती थी। पैसा कमाना सुनने में आसान लगता है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। बाकी किसी भी इंसान को डंजन क्लियर करने के लिए पूरी गिल्ड मोबिलाइज करनी पड़ती या आर्मी भेजनी पड़ती। कॉस्ट इतनी ह्यूज होती कि मिथिक गियर मिलने के बाद भी एक्सपेंसेस रिकवर नहीं होते। सिर्फ मेरी फ्रीकिश टैलेंट ही 0 कॉस्ट क्लियर कर सकती थी, और जो मैंने किया था उसे दुनिया में कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ये सोचकर मैं खुद को ग्रिन करने से रोक नहीं पाता। इस बार सच में जैकपॉट लग गया था। कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी ओवर 20 मिलियन गोल्ड तक पहुंच रही थी। घर लौटने के बाद कॉर्नर और मेरे पेरेंट्स टीवी पर न्यूज देख रहे थे। स्क्रीन पर एक फेसलेस फिगर आसमान की तरफ शूट करता दिख रहा था और सिर्फ एक्सप्लोजन की रेजिडुअल फोर्स ही पूरे माउंटेन के मॉन्स्टर्स को वाइप आउट कर रही थी। मदर शॉक में सांस खींचती है, ये इंसान अनबिलीवेबल है। फादर भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाते हैं। सिर्फ आफ्टर शॉक से पूरे माउंटेन के बीस्ट्स खत्म कर दिए। इसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल होगी, ट्रूली अर्थ शेकिंग। लेकिन मैं पूरी तरह स्टन रह जाता हूँ। वेट, ये तो मैं हूँ। कॉर्नर एक्साइटमेंट में मेरी तरफ मुड़ता है। लायन, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, मैं आज ये इवेंट लाइव विटनेस कर रहा था। मैंने उस बॉस को डंजन क्लियर करते अपनी आंखों से देखा। एब्सोल्युटली इंसेन, इतना स्ट्रॉन्ग कि डर लगे। अगर तुम वहाँ होते ना, तुम्हारा भी जॉ फ्लोर पर गिर जाता। और सोचो, उसके पास सिर्फ ऑर्डिनरी वेपन था। माइंड ब्लोइंग। कॉर्नर जितना बोलता जाता है उतना ही एक्साइटेड होता जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे टीवी पर दिख रहा आदमी वही खुद हो। उसकी बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आता हंसूं या रोऊं। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं न्यूज पर सॉर्ड गॉड का टाइटल लेकर आऊंगा। मैं अभी सिर्फ सेकंड ईयर हूँ, इतने टेरिफाइंग नाम के लायक भी नहीं, लेकिन दुनिया ने ऑलरेडी टीवी वाले फिगर को सुप्रीम एक्सपर्ट मान लिया था। फादर एडमिरेशन से साई करते हैं। अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने किसी
किसी को इतना स्ट्रॉन्ग देखा है। सिर्फ ऑर्डिनरी स्वॉर्ड से अकेले गोल्डन डंजन क्लियर कर दिया। उसकी स्ट्रेंथ बियॉन्ड बिलीफ है। कॉनर तुरंत एग्री करता है, एब्सोल्युटली वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि स्वॉर्ड गॉड की स्ट्रेंथ अकेले एक पूरी गिल्ड या नोबल फैमिली के बराबर है। अगर कोई ऑर्डिनरी फैक्शन उसे रिक्रूट कर ले तो वो इंस्टेंट कॉन्टिनेंट के टॉप पर पहुंच जाएगी। ये कहते हुए कॉनर रिग्रेट से सिर हिलाता है। क्या शेम है, जब तक हम पहुंचे वो ऑलरेडी गायब हो चुका था। मैं वहाँ चुपचाप बैठा उनकी बातें सुनता रहता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ इतना बड़ा डील भी नहीं था। मैं तो बस 10,000 स्वॉर्ड्स कन्वर्जेंस स्किल टेस्ट करना चाहता था, लेकिन समहाउ उसी एक मूव ने इतना सेंसेशन क्रिएट कर दिया कि पूरी दुनिया मुझे ढूंढ रही थी। तभी कॉनर प्राउडली अनाउंस करता है, मॉम डैड, मैंने आज फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी का प्रिलिमिनरी राउंड पास कर लिया है। पेरेंट्स खुशी से भर जाते हैं। अगर कॉनर सीक्रेट मिलिट्री एकेडमी में एंटर कर गया तो लिन फैमिली पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं कैजुअली मेंशन करता हूँ कि मैंने भी पास किया है, लेकिन फादर की ब्राउज तुरंत सिकुड़ जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि एक स्वॉर्ड्समैन ट्रायल कैसे पास कर सकता है। इसलिए वो कोल्ड टोन में पूछते हैं कि क्या मैंने चीटिंग की, कोई अंडरहैंड ट्रिक यूज की। उनकी नजर में स्वॉर्ड्समैन क्लास सिर्फ दूसरे लोगों की स्लेव लेबर बनने के लिए पैदा होती है। ऐसी क्लास किसी टेस्ट को ऑनेस्टली पास नहीं कर सकती। ये सुनते ही मेरा चेहरा डार्क हो जाता है। मैंने सोचा था फैमिली से प्रेज मिलेगा, लेकिन इंस्टेड मुझे एक्यूजेशंस मिल रहे थे। मैं कॉनर की तरफ इशारा करके कहता हूँ, कॉनर भी वहाँ था, अगर विश्वास नहीं है तो उससे पूछ लीजिए। लेकिन जैसे ही सबकी नजर कॉनर पर जाती है वो हकलाने लगता है और कुछ नहीं बोलता। फादर कंटेम्प्ट से स्कॉफ करते हैं। सिर्फ पास कर लेने से खुद को स्पेशल मत समझो। स्वॉर्ड्समैन क्लास फंडामेंटली गरीब लोगों के लिए सूटेबल नहीं होती। सिर्फ कॉनर ही लिन फैमिली को ग्लोरी दिला सकता है। मदर फादर का हाथ पकड़कर उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। इतना मत बोलिए, लायन पास हुआ है, हमें उसके लिए खुश होना चाहिए। लेकिन फादर तुरंत पलट कर कहते हैं, कौन स्वॉर्ड्समैन बनता है? वो क्लास जो गोल्ड के पहाड़ निकल जाती है। कौन उस पर इन्वेस्ट करेगा और उसे ग्रो करने देगा? हमारे कॉनर की डुअल एलिमेंट मेज क्लास को देखो, कितने लोग उसकी लेवलिंग स्पॉन्सर करने के लिए लड़ रहे हैं। उसके लिए सब कितना ईजी है। मेरा दिल पत्थर की तरह नीचे डूब जाता है। तो फादर की नजर में मेरी इतनी ही वैल्यू थी, लेकिन उसी मोमेंट मेरे अंदर डिफाइंस की आग भी जल उठती है। मैं सीक्रेट मिलिट्री एकेडमी में जरूर एंटर करूंगा। मैं अपने दम पर 4th ईयर तक पहुंचूंगा। मैं साइलेंटली रिजॉल्व कर लेता हूँ कि सबसे पहले घर छोड़ूंगा, अपनी जगह खरीदूंगा और अकेले रहूंगा। यहाँ रहना प्योर टॉर्चर था। उसके बाद अपना पूरा टाइम सिर्फ ट्रेनिंग और लेवलिंग पर फोकस करूंगा। तभी कॉनर स्माइल के साथ एक और गुड न्यूज अनाउंस करता है। ऑरेलियस फैमिली ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उन्होंने मुझे एक विला भी दिया है। मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ वहाँ मूव करें। फादर का चेहरा खुशी से चमक उठता है, लेकिन तभी मैं बोल पड़ता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। मदर एंशियस होकर पूछती है, क्यों? मैं कोई कैजुअल एक्सक्यूज देने ही वाला था कि फादर बीच में काट देते हैं। ठीक है, इसे पुराने घर में ही रहने दो, कम से कम सफाई तो करेगा। अगले दिन सुबह सुबह मैं घर छोड़ देता हूँ। प्लान सिंपल था, गियर बेचूंगा, पैसे से नई जगह खरीदूंगा और अकेले रहूंगा। मैं सीधे लग्जरी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल पड़ता हूँ। बो ऑफ डार्कनेस वैसे भी मेरी क्लास के काम का नहीं था, इसलिए उसे बेचने का फैसला कर चुका था। जैसे ही मैं लग्जरी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कदम रखता हूँ, प्रोफेशनल यूनिफॉर्म पहने एक बेहद खूबसूरत वुमन मेरी तरफ बढ़ती है। सर, यहाँ बाय करने आए हैं या सेल? उस वुमन का नाम रूबी था, लग्जरी डिस्ट्रिक्ट की मैनेजर। वो मुस्कुराते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है। उसके हिसाब से मेरे कपड़ों की टोटल कीमत 1000 गोल्ड भी नहीं हो। साफ दिख रहा था कि मैं कोई इनएक्सपीरियंस्ड यंग किड हूँ, शायद बैरली फर्स्ट ईयर स्ट्रेंथ वाला। रूबी ऐसे लोगों को बहुत देख चुकी थी, विंडो शॉपर्स जो लग्जरी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ घूमने आते हैं, खरीदते कुछ नहीं। इसलिए वो खुद मेरे पास आई थी ताकि इनडायरेक्टली हिंट दे सके कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मैं कामली कहता हूँ, मैं गियर सेल करने आया हूँ। बोलते हुए मेरी नजर रूबी के लवली फेस पर टिक जाती है। ये सुनकर रूबी मोमेंट भर के लिए फ्रीज हो जाती है। क्या मैंने इसे गलत जज कर लिया? इतने चीप क्लोथ्स पहने कोई लड़का गियर सेल करने आया है? स्केप्टिकल होकर रूबी फिर कंफर्म करती। मेरा ब्राउ इरिटेशन से सिकुड़ जाता है। मेरे पास ऑरेंज टीआर मिथिक इक्विपमेंट है, सेल करने के लिए हैंडल कर पाऊंगी? जैसे ही ये वर्ड्स निकलते हैं, रूबी का दिमाग जैसे एक्सप्लोड हो जाता है। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। सर, आपका नाम जान सकती हूँ? प्लीज मेरे साथ आइए, वीआईपी रूम में डिटेल में बात करते हैं। कुछ देर बाद मैं वीआईपी रूम में बैठा था। मेरे सामने कॉफी रखी हुई थी, लेकिन रूबी अभी भी पूरी तरह बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मेरे पास मिथिक इक्विपमेंट हो सकती है। ऐसी आइटम्स पूरी दुनिया में गिनी चुनी थी, आखिर कोई रैंडम यंग मैन के हाथ में ऐसी चीज कैसे आ सकती थी? लेकिन अगले ही सेकंड मैं सीधे बो ऑफ डार्कनेस बाहर निकाल देता हूँ। डार्क मैजिक की लहर पूरे बो को कवर कर लेती है। रूम की लाइट्स इंस्टेंट डिम हो जाती है। ऑरेंज टीयर वेपन की सडन अपीयरेंस रूबी की आंखों को उस पे लॉक कर देती है। वो नजर ही नहीं हटा पाती। बो ऑफ डार्कनेस के स्टैट्स चेक करते ही उसका शॉक और बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी ऑरेंज टीयर वेपन थी जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तभी उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी स्ट्राइक करती है। कल मैंने सुना था किसी ने डार्क फॉरेस्ट क्लियर किया, कहीं आप वही सोर्ड गॉड तो नहीं? रूबी डिसबिलीफ के साथ मुझे घूरती है। उसे डेस्परेटली मेरे मुंह से आंसर चाहिए था। सोर्ड गॉड इस वक्त पूरे कॉन्टिनेंट का हॉटेस्ट टॉपिक बन चुका था। काउंटलेस लोग फॉर्चून स्पेंड करने को रेडी थे सिर्फ उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए। लेकिन मैं इतनी जल्दी फेमस नहीं होना चाहता था, वरना कोई भी मुझे टारगेट करके खत्म कर सकता था। इसलिए मैं तुरंत डिनाई कर देता हूँ। मैं बस किसी और की तरफ से सेल कर रहा हूँ। मैं स्वॉर्ड गॉड कैसे हो सकता हूँ? रूबी फिर डम्फाउंडेड हो जाती है। वो मुझे केयरफुली स्टडी करती है और आखिर डिसाइड करती है कि मेरे स्वॉर्ड गॉड होने के चांसेस बेहद कम है। आखिर मैं बैली 20 साल का लगता हूँ, इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ किसी यंग किड में कैसे हो सकती है? उसकी नजर में स्वॉर्ड गॉड जरूर कोई सुप्रीम एक्सपर्ट होगा। फिर रूबी हल्की एनवी के साथ पूछती है, तो आप स्वॉर्ड गॉड को पर्सनली जानते होंगे? मैं डिस्प्लेजर से फ्राउन करता हूँ। तुम्हें उससे क्या मतलब? बस ये बताओ गियर खरीदोगी या नहीं? रूबी तुरंत रियलाइज कर लेती है कि उसने लाइन क्रॉस कर दी। वो रिस्पेक्टफुली अपोलोजाइज करती है और प्रॉमिस करती है कि मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। अगर आपने सेल करने का फाइनल डिसीजन ले लिया है तो हम तुरंत प्रमोशन अरेंज करेंगे और ऑक्शन होल्ड करेंगे। मैं फर्मली इंडिकेट करता हूँ कि डिसीजन ऑलरेडी फाइनल है। रूबी बो ऑफ डार्कनेस लेकर जाने ही वाली थी कि मैं अचानक उसे रोकता हूँ। मेरे पास और भी गियर है बेचने के लिए। मैं एक मैसिव फाइल बाहर निकाल देता हूँ, सिल्वर और गोल्ड टियर इक्विपमेंट का ढेर। फिर कैजुअली कहता हूँ, इनका जैसा ठीक लगे वैसे सेल हैंडल कर लेना। रूबी शॉप में उस 1000+ इक्विपमेंट फाइल को घूरती रह जाती है। आखिर मिथिक गियर लेजेंडरी जरूर होती है, लेकिन एक्चुअल मार्केट तो ऑर्डिनरी इक्विपमेंट ही चलाता है। सिर्फ ये फाइल ही इजीली 10 मिलियन गोल्ड से ऊपर बिक सकती थी। ऑर्डिनरी गियर ही मेन स्ट्रीम चॉइस थी और ये पूरा हॉल मिनिमम 10 मिलियन गोल्ड वर्थ का था। अब जाकर रूबी सच में मुझे फ्रेश आइज से देखने लगती है। शुक्र था उसने सिर्फ अपीयरेंस देखकर मुझे जज नहीं किया, वरना इतनी ह्यूज कमीशन उसके हाथ से निकल जाती। वो बताती है कि रेगुलर गियर का पेमेंट जल्दी हो जाएगा, लेकिन बो ऑफ डार्कनेस को सेल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वो वीआईपी रूम से बाहर चली जाती है। रूबी के जाने के बाद मैं कुछ ग्रीन प्लैटिनम गियर निकालता हूँ जो मैंने पर्सनल यूज के लिए बचा के रखे थे। पहला पीस था फ्लेम क्यूरास, डिफेंस +500, स्ट्रेंथ +50%, पैसिव एबिलिटी बर्न, आसपास के एनिमीज को स्कॉच करता है और हर सेकंड 100 डैमेज देता है। इसके अलावा मेरे पास फ्लेम ग्रीव्स, फ्लेम हेल्म और फ्लेम सेट के बाकी पीसेस भी थे। और जब इन्हें फ्लेम किंग स्वॉर्ड के साथ पेयर किया जाए तो पूरा लोड आउट एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट लगता है। मेरी पुरानी
रैगेड अपीयरेंस से इन्फिनाइटली बेटर। और अब मैं ऑफिशियली सेकंड ईयर पहुंच चुका था, यानी कॉन्टिनेंट के वास्ट मेजॉरिटी ऑर्डिनरी प्रोफेशनल से ऊपर। ट्रूली एक्सपर्ट रियल में एंटर कर चुका था। अगर मैं अपने किलिंग मूव्स अनलीश कर दूं तो थर्ड ईयर पावर हाउस से भी फाइट कर सकता हूं। मैं डिसाइड करता हूं थोड़ा बाहर घूमूं। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूं पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, लॉन्ग टाइम नो सी बड़ी, यहाँ क्या कर रहे हो? एक शार्प सूट पहना आदमी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आता है और शोल्डर पर हाथ रख देता है। उसकी आईज मेरी शैबी आउटफिट को स्कैन करती है और उनमें कंटेम्प्ट की